प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखा हुआ था कि आखिरकार किस तरह से यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन बनाते हैं। सभी बच्चों को मेरे ख्याल से याद होगा कि प्रायिकता बंटन एक ऐसा विवरण है, एक ऐसी टेबल है, एक ऐसी सारणी है जिसमें हम यादृच्छिक चर के सभी संभावित मान भी लिखते हैं और यादृच्छिक चर के उन संभावित मानों के संगत उनकी प्रायिकताएं भी लिखते हैं और उसको एक टेबल में शो करते हैं। वो प्रायिकता बंटन होता है। उसके लिए मैंने एग्जाम्पल्स भी बताए। एक एग्जाम्पल और अभी बाकी है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 26। तो इस एग्जाम्पल को बता देते हैं। क्वेश्चन का एक हिस्सा आपके सामने लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप भी देखिए। लिखा है, मान लें किसी यादृच्छिक चुने गए विद्यालयी दिवस में, मान लें किसी यादृच्छिक चुने गए विद्यालयी दिवस में, मतलब जिन दिनों में विद्यालय खुलता है उन दिनों की बात हो रही। विद्यालय दिवस में उनमें से कोई एक दिन चुन लिया गया, पढ़ाई के घंटों को x से दर्शाया जाता है। आज हमारा जो रैंडम वेरिएबल है, जो यादृच्छिक चर है, वो विद्यालयी दिवस में पढ़ाई के घंटों को दर्शाता है। 1 घंटे पढ़ाई होती है, 2 घंटे पढ़ाई होती है, 3 घंटे होती है, 4 घंटे होती है, ये दर्शाया गया है। x के मान x लेने की प्रायिकता निम्नलिखित तरह से है। उनके हिसाब से जो कैपिटल X जो हमारा यादृच्छिक चर है, उसको अगर हम स्मॉल x लेते हैं तो उनकी प्रायिकताएं इस सारणी के अकॉर्डिंग आपको दिखाई गई है। मैं इसका थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूं। लिखा है जहां x एक वास्तविक k एक वास्तविक संख्या है। आप इसमें जो k देख रहे हैं, इट इज अ रियल नंबर, होगा कोई रियल नंबर। अभी मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ दिया नहीं है उन्होंने, बस इतना बता दिया दैट k इज अ रियल नंबर। मैं थोड़ा सा इसका जिक्र कर देता हूं आपके लिए। जब यादृच्छिक चर का मान x के बराबर है, उस समय उस यादृच्छिक चरों के संगत जो प्रायिकताएं होंगी उनकी वैल्यू 0.1 है, kx है, k इंटू 5 माइनस x है और 0 है। कब ऐसा है, मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं। जब स्मॉल x की वैल्यू 0 है, जो स्मॉल x है वही कैपिटल X है, तो जब यादृच्छिक चर आपका 0 के बराबर है, आप इस x की जगह 0 लिखेंगे तो यादृच्छिक चर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब आपका यादृच्छिक चर 0 के बराबर है, उसके संगत प्रायिकता 0.1 है। जब स्मॉल x 1 या 2 है, स्मॉल x 1 या 2 है, इट मींस यादृच्छिक चर भी 1 या 2 है। तो जब यादृच्छिक चर 1 है तो भी प्रोबेबिलिटी k इंटू एक्स से मिलेगी और अगर 2 है तो भी प्रोबेबिलिटी k इंटू एक्स से आपको मिल जाएगी। बस x की जगह पे 1 या 2 आपको लिखना रहेगा। ओके, जब स्मॉल x की वैल्यू 3 है या 4 है, अगर स्मॉल x की वैल्यू 3 या 4 है, इसका मतलब कैपिटल X भी 3 या 4 है। कैपिटल X 3 या 4 का मतलब क्या हुआ, रैंडम वेरिएबल 3 या 4 है। तो जब हमारा रैंडम वेरिएबल 3 है या रैंडम वेरिएबल 4 है, उस समय उसके जो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो आपको k इंटू 5 माइनस एक्स से मिलेगी। बस x की जगह उसकी वैल्यू लिखनी होगी आपको। ओके, और अगर आपके x की वैल्यू अन्यथा अदरवाइज और कुछ है, इनके अलावा 0 1 2 3 4 इनके अलावा कुछ है, जैसे 5 है 6 है और कुछ वैल्यू है, तो उस समय प्रोबेबिलिटी कितनी लिखनी है आपको, 0 लिखनी है। प्रोबेबिलिटी 0 का मतलब क्या हुआ, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 रहती है। तो x की वैल्यू 4 से ऊपर और 0 से नीचे होना असंभव लग रहा है इस क्वेश्चन को देखते हुए फिलहाल, इसीलिए उसके लिए प्रोबेबिलिटी 0 उन्होंने दी हुई है। ओके, अब क्वेश्चन के आगे मैं पढ़ता हूं। लिखा है फर्स्ट पार्ट k में पूछा जा रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले a पार्ट है जिसमें आपको इसमें से ये जो रियल वैल्यू है k, इसकी वैल्यू आपको पता लगानी है कितनी वैल्यू होगी। ओके, b पार्ट है इस बात की क्या प्रायिकता है कि आप न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं। उसके बाद आपको इस बात की प्रायिकता चाहिए कि आप न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए आपको। तथ्यतः 2 घंटे पढ़ते हैं, आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए जब आप एग्जैक्टली 2 आवर्स पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल ठीक 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, ना तो 2 घंटों से कम और ना 2 घंटों से ज्यादा। ओके,
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं। जब आप ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे पढ़ते हैं उस समय भी आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए उसकी कि क्या होगी प्रोबेबिलिटी। ओके, तो क्वेश्चन आपने सुना, आपके पास किताबों में लिखा भी होगा। देखते हैं क्या इसका मतलब होगा। सबसे पहले मैं जो आंकड़ा मुझे दिया गया है इस डाटा से सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहता हूं, प्रायिकता बंटन बनाना चाहता हूं। तो देखिए प्रायिकता बंटन, यहां मैं लिखूंगा दिए गए आंकड़े से प्रायिकता बंटन। बेटा प्रायिकता बंटन का नाम आते ही आपके दिमाग में तुरंत एक पिक्चर आ जाना चाहिए कि हमको एक टेबल बनानी है। उस टेबल में मुझे यादृच्छिक चर भी लिखने हैं और यादृच्छिक चर के साथ उनके संगत प्रायिकताओं का भी प्रयोग करना है। तो ऊपर के बॉक्स में मैं यादृच्छिक चर का प्रयोग करूंगा और नीचे मैं लिखूंगा यादृच्छिक चर के संगत प्रायिकता। आप देख रहे हैं यहाँ यादृच्छिक चर के लिए x की वैल्यू 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, इतनी वैल्यूज है, 5 वैल्यूज है। तो मुझे यहाँ 5 बॉक्स बना लेने चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहला यादृच्छिक चर मैं यूज करूंगा 0, उसके बाद x की जगह 1 2 3 4 भी आएंगे, तो 1 2 3 एंड लास्ट वन इज 4। ओके, अब प्रोबेबिलिटीज लेनी है, तो प्रोबेबिलिटीज के लिए ये वैल्यूज आपके पास हैं, बस इनमें x की वैल्यू लिखनी है। तो चलिए, जब आप x की जगह 0 ले रहे हैं, इसका मतलब स्मॉल x 0 ले रहे हैं, उस समय प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1। तो जब रैंडम वेरिएबल 0 है तो प्रोबेबिलिटी है 0.1। जब रैंडम वेरिएबल, अब आप x की जगह अगर 1 लिख देते हैं तो रैंडम वेरिएबल कितना होगा 1, तो 1 लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी kx, बट उस समय x की वैल्यू तो 1 होगी। फिर से देखें, जब आप रैंडम वेरिएबल x के बराबर लिखेंगे यानी कि 1 लिखेंगे उस समय प्रोबेबिलिटी चाहिए, उस समय प्रोबेबिलिटी कितनी k इंटू एक्स। अब k इंटू एक्स में बेटा आप तो x की जगह 1 लिख रहे हो, तो x की जगह 1 लिख दो, x की जगह 1 लिखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको k मिल जाएगा। ओके, अब x की जगह 2 के लिए देखो, x के लिए 2 वाले पॉइंट पे भी आप देखें प्रोबेबिलिटी के लिए यही फॉर्मूला हमारे पास है, तो प्रोबेबिलिटी किससे निकलेगी kx से निकलेगी, बट उसमें भी x की जगह मुझे 2 लेना पड़ेगा, तो मैं x की जगह 2 ले लूंगा तो 2 इंटू k हो जाएगा, 2 इंटू के। अब x की वैल्यू जब 3 होगी उस समय की बात करिए, x की वैल्यू 3 होगी उस समय प्रोबेबिलिटी ना तो ये लिख पाएंगे ना ये लिख पाएंगे ना तो ये लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 3 के लिए मैं प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला ही यूज कर सकता हूं और इस फॉर्मूले में भी मुझे x की जगह पर 3 लेना पड़ेगा। तो बेटा जब x की जगह 3 लिखेंगे 5 माइनस 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2 इंटू के, उस समय प्रोबेबिलिटी 2 इंटू के होगी। अब x की जगह 4 की बारी आ गई है तो आप x की जगह 4 लिख लीजिए। 4 के लिए प्रोबेबिलिटी का कौन सा फॉर्मूला, ना तो ये लगेगा ना ये लगेगा और ना ही ये लगेगा, यही लगेगा, और x की जगह 4 लिखेंगे। 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1 होगा, 1 इंटू के करेंगे तो k आ जाएगा। अन्यथा के लिए हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल नहीं है तो हम उसको नहीं यूज करेंगे। ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया है। अब अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं एक पार्ट क्वेश्चन करता हूं, आप भी देखें। पार्ट ए की क्वेश्चन में लिखा हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहां पर आए हुए k की वैल्यू पता लगानी है। तो बेटा आप याद करें लास्ट लेक्चर में जब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया था तो उसमें एक बड़ा अहम और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल भी बताया गया था। सभी बच्चों को याद भी होगा मुझे उम्मीद है, और नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूं। आपको याद होगा कि जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे तो उसमें जो यादृच्छिक चरों के संगत ये प्रोबेबिलिटीज होती थी, इन प्रोबेबिलिटीज का सम, इन प्रायिकताओं का योग आपको याद होगा 1 आता था। याद आया आपको? तो मैं उसी का यूज करूंगा और k की वैल्यू आ जाएगी। उसके लिए हम यहां पर लिख सकते हैं
हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? दैट द सिग्मा पी आई वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू n विल बी इक्वल टू 1, कि सभी प्रायिकताओं का योग का मान 1 होता है। तो सिग्मा इंडिकेट सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1, सभी प्रायिकताओं का जोड़ 1 के बराबर आएगा। आप यही कर दीजिए, इन सभी प्रायिकताओं को जोड़ दीजिए। 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1। जोड़ेंगे तो k 2k 2k k, ये मिलकर 1k 2k 3k 3k और 2k 5k 5k और 1k 6k। ये 0.1 हम उस साइड में भेज देंगे तो 1 में से 0.1 माइनस हो जाएगा, 1 में से 0.1 माइनस हो जाएगा तो 0.9 मिलेगा हमको। अगर 1 में से आप 0.1 माइनस करेंगे देन इट विल बी 0.9। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ k विल बी 0.9 अपॉन 6। 6 से आप कैंसिल करेंगे 0.6 1 are 6 6 5 are 30, then the value of k will be 0.15। आपने देखा इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में k की जो वैल्यू आपको मिल रही है, k की जो वैल्यू निकल करके आ रही है, जो कि फर्स्ट ए पार्ट में हमसे पूछा गया था, वो आ रही है 0.15। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर पार्ट ए। एंड नाउ वी विल गो फॉर पार्ट बी। पार्ट बी में क्वेश्चन लिखा है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि आप न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं। आपको इस बात की प्रायिकता पता लगानी है कि आप न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं। न्यूनतम, कम से कम 2 घंटे पढ़ते हैं। बेटा जब भी ये कहा जाता है कि कम से कम जब शब्द आता है, आपसे बोला गया कि कम से कम आप 2 घंटे पढ़ते हैं, इसका मतलब ये होगा जब आप बहुत कम पढ़ते हैं तो 2 घंटे पढ़ते हैं, जब आप बहुत कम पढ़ते हैं तो 2 घंटे पढ़ते हैं, अदरवाइज 2 घंटों से ज्यादा ही पढ़ते हैं आप। तो जिस दिन आप बहुत कम पढ़ते हैं उस दिन 2 घंटे तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, अदरवाइज 2 घंटे या उससे ज्यादा ही आप पढ़ते हैं। ऐसी सिचुएशन पे मुझे क्या करना होगा? मुझे प्रोबेबिलिटी पता लगानी है। किसके लिए? कम से कम 2 घंटे। कम से कम 2 घंटे के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। 2 या उससे ज्यादा, अभी मैंने बताया कम से कम 2 घंटे का मतलब है जब आप बहुत कम पढ़ते हो तो 2 घंटे पढ़ते हो, नहीं तो आप 2 घंटे या उससे ज्यादा ही पढ़ते हैं। तो 2 घंटे या उससे ज्यादा, इसके लिए हमको प्रोबेबिलिटी पता लगानी है। सो अवर रैंडम वेरिएबल विल बी हियर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 2 घंटे या उससे ज्यादा के लिए हमको चाहिए। अब इसके लिए मैं कैसे लिखूंगा? 2 या उससे ज्यादा के लिए, 2 या उससे ज्यादा के लिए, तो उससे ज्यादा हमारे पास 4 घंटे तक है, तो हम इसको ऐसे यूज करेंगे। या तो आप 2 घंटे पढ़ते हैं या के लिए प्लस, या फिर आप 3 घंटे पढ़ते हैं या फिर आप 4 घंटे पढ़ते हैं। क्योंकि कम से कम अगर 2 घंटे का जिक्र किया गया है, इसका मतलब आप जब बहुत कम पढ़ते हैं 2 घंटे, अदरवाइज 3 या 4 आवर्स भी आप पढ़ते हैं। अब इसके लिए मैं इनकी वैल्यूज पुट अप कर दूंगा। मींस व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन प्रोबेबिलिटी इज 2k, एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3, when x is equal to 3 probability is again 2k, plus probability when x is equal to 4, then when x is equal to 4 the probability will be k 2k k। जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये मिलेंगे 5k। बेटा 5 एंड k हम पहले सॉल्व कर चुके हैं 0.15, तो हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 0.15। 15 5s are 75, 0.75। तो जब आप कम से कम 2 घंटे पढ़ते हैं उस समय जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, जो अभिष्ट प्रायिकता है, वो 0.75 के बराबर आएगी। ओके, नेक्स्ट
उसी में उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है। तथ्यतः 2 घंटे पढ़ते हैं, तो अब इसके लिए हम निकाल लेते हैं। तथ्यतः 2 घंटे पढ़ते हैं। यहां पर बेटा क्या था, बी पार्ट पे था कम से कम 2 घंटे पढ़ते हैं। सी पार्ट या उसी का अगला हिस्सा जो है नेक्स्ट, उसी में दिया तथ्यतः 2 घंटे पढ़ते हैं। अगर आप तथ्यतः 2 घंटे पढ़ते हैं मीन्स एग्जैक्टली अगर आप 2 आवर्स स्टडी करते हैं, ना तो 2 घंटे से कम ना 2 घंटे से ज्यादा। सो एट दैट सिचुएशन आई हैव टू फाइंड ओनली द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2। दैट्स इट, बस। जब x का मान 2 है केवल उस समय प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो बेटा उस समय की प्रोबेबिलिटी आप देखिए, जब x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी 2k है। So the required probability will be 2k and k is 0.15. So we will put the value of k here. 2 into 0.15, 15 2s are 30, 0.30. This will be the probability जब आप तथ्यतः 2 घंटे पढ़ते हैं। एग्जैक्टली जिस समय आप 2 घंटे पढ़ते हैं उस समय प्रोबेबिलिटी 0.30 के बराबर होगी। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि अब मैं इसे इरेज करना चाहता हूं। तो नेक्स्ट चलते हैं, बी का ही नेक्स्ट पार्ट है फिर से, क्योंकि ये सब पार्ट बी ने ही जोड़ दिए हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं। अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी भी आपको चाहिए। तो बेटा अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं यहां लिख देता हूं अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं। अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं। अधिकतम 2 घंटे का मतलब क्या हुआ, जब आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तब 2 घंटे पढ़ते हैं, यानी कि 2 घंटे से ज्यादा आप नहीं पढ़ते। 2 घंटे से ज्यादा आप नहीं पढ़ते, बहुत ज्यादा पढ़ते तब 2 घंटे पढ़ते हैं। 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ते, ना तो 3 घंटे पढ़ते हैं ना 4 घंटे पढ़ते हैं। तो फिर आप क्या क्या ले सकते हैं, कम वाले तो ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। उसके लिए I will have to find the probability when x is less than or equal to 2। अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे या उससे कम पढ़ने के लिए प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको। इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, 2 या 2 से कम के लिए चाहिए, ज्यादा के लिए नहीं चाहिए, तो 0 के लिए भी निकालेंगे, यानी कि हम जब 1 भी पढ़ते ही नहीं है उस समय की प्रोबेबिलिटी। 1 घंटा पढ़ेंगे तब 2 घंटे पढ़ेंगे तो उसके लिए मैं कैसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0। या तो आप अगर 1 घंटे पढ़ते होंगे तो x इज इक्वल टू 1, या तो अगर आप 2 घंटे पढ़ते होंगे x इज इक्वल टू 2। ओके, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 प्रोबेबिलिटी 0.1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी इज k, probability when x is equal to 2, so when x is equal to 2 probability is 2k. Okay, 0.1, 2k and k they will become 3k, 0.1 3 की जगह पर मुझे वैल्यू पता है k हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं 0.15, so 0.1 plus 15 3s are 45, 0.45। आप इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे आप देखेंगे यू विल गेट 0.55। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई जब अधिकतम 2 घंटे आप पढ़ते हैं। सो दिस वाज योर एग्जांपल नंबर 26। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप सॉल्व करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब मैं एग्जांपल नंबर 27 कर चुका हूं और मैं और आगे चलना चाहता हूं। तो बेटा आज इसके बाद एक्सरसाइज 13.4 पढ़ने से पहले जो उसका हम लोग इस समय इंट्रो पढ़ रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मुझे एक और नई चीज सीखनी है, दैट इज द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। यादृच्छिक चर का माध्य भी हमको पढ़ना है। तो चलते हैं, अब हम यादृच्छिक चर का माध्य पढ़ते हैं। क्या होता है यादृच्छिक चर का माध्य, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप उसे। हालांकि माध्य, प्रसरण, मानक विचलन ये सब
जो आप हैं ये सब आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, पर यहाँ पर भी हमारे साथ ये सब चीज़ें हैं। तो मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल मीन्स यादृच्छिक चर का माध्य। एक यादृच्छिक चर का माध्य पढ़ना चाहते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स गौर से इसको देखिएगा, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज 13.4 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। अभी तक हम इसके 13.4 के इंट्रोडक्शन में दो चीजें पढ़ चुके हैं। पहला, हम रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, यादृच्छिक चर क्या होते हैं, वो पढ़ चुके हैं। दूसरा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रायिकता बंटन किसको कहते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। आज इस इंट्रोडक्शन में हम एक और बड़ी अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। एक यादृच्छिक चर का माध्य पढ़ने वाले हैं। यादृच्छिक चर के माध्य में देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं उसको डिफाइन करता हूं, लिखता हूं, आप समझिए, देखिए। यहां पर लिखेंगे माना x एक यादृच्छिक चर है। माना x एक यादृच्छिक चर है जिसके संभावित मान, देखिए ये तो आप जानते हैं कि यादृच्छिक चर को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो माना x एक यादृच्छिक चर है जिसके संभावित मान, x1, x2, x3 डॉट डॉट xn है। क्या है, हमने माना कि x एक यादृच्छिक चर है। बेटा यादृच्छिक चर फाइंड आउट करना आपको पता है। इसके संभावित मान हमने मान ली कि इसके जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो है x1, x2, x3 डॉट डॉट xn। आपने पॉसिबल वैल्यूज निकालनी सीखी हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। कौन कौन सी वैल्यूज थी यादृच्छिक चर की, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो इसके संभावित मान हमने मान लिया x1, x2, x3 और xn। यदि इनके संगत प्रायिकताएं, यदि इनके संगत प्रायिकताएं क्रमशः, इनके संगत, इस यादृच्छिक चर के संगत प्रायिकता हमने मान ली P1 है, x2 यादृच्छिक चर के संगत प्रायिकता P2, x3 यादृच्छिक चर के संगत प्रायिकता P3 और डॉट डॉट xn यादृच्छिक चर के संगत प्रायिकता Pn है। तब यादृच्छिक चर x की, तब x के माध्य को, मीन को, x के माध्य को म्यू, ये एक सिंबल आपको याद रखना है, म्यू। तब x के माध्य को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान म्यू इज इक्वल टू सिग्मा xi इंटू pi वेयर i स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। ये माध्य होगा यादृच्छिक चर। फिर से देख लें, माना x एक यादृच्छिक चर है जिसके संभावित मान x1, x2, x3 डॉट डॉट xn है। यदि इनके संगत प्रायिकताएं, यादृच्छिक चरों के संगत प्रायिकताएं क्रमशः P1, P2, P3 डॉट डॉट Pn है, तब x के माध्य को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल को प्रदर्शित करते हैं जिसकी वैल्यू म्यू इज इक्वल टू सिग्मा xi मल्टीप्लाइड बाय pi वेयर i स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n। i की वैल्यू 1 से n तक होगी। इसका क्या मीनिंग होगा, इसका बेटा ये मीनिंग होगा कि x यानी कि यादृच्छिक चर और उनके संगत प्रायिकताओं के गुणनफलों का योग करना है। यादृच्छिक चरों
और उनके संगत प्रायिकताओं के गुणनफलों का योग आपको करना है। मींस मैं ऐसे लिख के दिखाता हूं आपको, म्यू इज इक्वल टू यादृच्छिक चरों और उनकी संगत प्रायिकता। अगर x1 यादृच्छिक चर है और उसके संगत प्रायिकता p1 है तो x1 इंटू p1 प्लस यादृच्छिक चर x2 है और उसके संगत प्रायिकता p2 है, x2 इंटू p2 प्लस यादृच्छिक चर x3 है और उसके संगत प्रायिकता p3 है तो x3 इंटू p3 प्लस डॉट डॉट लास्ट xn इंटू pn। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको उस यादृच्छिक चर का माध्य मिल जाएगा, उसका मीन मिल जाएगा आपको, जिसे आप फाइंड करना चाहते हैं। आपको समझ में आया क्या करना है? यादृच्छिक चर और उसके संगत प्रायिकता, यादृच्छिक चर उसके संगत प्रायिकता, नेक्स्ट रैंडम वेरिएबल उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, इन सब को मल्टीप्लाई करा के और आपस में प्लस कर देना है, ऐड कर देना है और इससे उस यादृच्छिक चर का माध्य आपको मिल जाएगा, उसका मीन आपको मिल जाया करेगा। ओके, एक चीज माध्य से जुड़ी हुई मैं और आपको बताना चाहता हूं, यादृच्छिक चर x के माध्य को x की प्रत्याशा भी कहते हैं। प्रत्याशा, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिखूंगा क्योंकि यादृच्छिक चर x के माध्य को, यादृच्छिक चर x के माध्य को x की प्रत्याशा भी कहते हैं। याद रखिए, यादृच्छिक चर x के माध्य को x की प्रत्याशा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। यादृच्छिक चर x के माध्य को x की प्रत्याशा भी कहा जाता है, कहा जाता है, जिसे जिसे e ऑफ x से प्रदर्शित करते हैं, जिसे e ऑफ x से प्रदर्शित करते हैं। मीन्स यादृच्छिक चर x के माध्य को x की प्रत्याशा कहते हैं। अब एक चीज देखें, क्योंकि प्रत्याशा को अंग्रेजी में एक्सपेक्टेशन कहते हैं, इसका फर्स्ट लेटर ई है तो हमने इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका निकाला, ई फॉर रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, एक्स की प्रत्याशा। अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? बड़ा सिंपल, फॉर्मूला तो वही है लेकिन हम चाहें तो एक और सिंबल यूज कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन फॉर रैंडम वेरिएबल is equal to mu, both have the same value, is equal to sigma pi into xi, or we can write sigma xi into pi, where I starts from 1 and goes up to n. This will be the mean of a random variable। तो आपने देखा किसी भी यादृच्छिक चर का माध्य कैसे निकाला जाया करेगा। यादृच्छिक चर आप संभावित जो भी होंगे पॉसिबल रैंडम वेरिएबल्स वो फाइंड आउट कर लें, उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज भी फाइंड आउट कर लें, उनका एक प्रायिकता बंटन तैयार कर लें, टेबल बना लीजिए। उसके बाद यादृच्छिक चरों का संगत प्रायिकताओं के साथ मल्टीप्लिकेशन करते जाइए, उन सबको जोड़ लीजिए, उससे माध्य मिल जाएगा। म्यू को हम एक और सिंबल देते हैं, ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो यहां पर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको हटा देता हूं, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूं, आप भी देखिए कि किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड हाउ आई विल हैव टू फाइंड द मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो मैं इसको साफ कर देता हूं। ये बेसिक है विच इज मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फिर जो भी आगे होगा उसको पढ़ाई करेंगे। एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 27, एग्जाम्पल 27 है, एग्जाम्पल 27। अब 27 नंबर एग्जाम्पल में क्या है लिखा हुआ है, मान लें कि पासों के एक जोड़े को उछाला जाता है,
बेटा 500 के एक जोड़े को उछाला गया, 500 के एक जोड़े को उछाला गया मीन्स दो पासे एक साथ उछाले गए हैं। तो बेटा जब दो पासे आप एक साथ उछालते हैं तो उस प्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि, अब आप सभी बच्चे पहचानते हैं क्या होता है उसका प्रतिदर्श समष्टि। उसका प्रतिदर्श समष्टि में 36 एलिमेंट्स होते हैं, उसके प्रतिदर्श समष्टि में 36 एलिमेंट्स होते हैं और वो 36 एलिमेंट्स आप सभी पहचानते हैं 1, 1, 2, 1, 3 ऐसा करते करते लास्ट में 6, आते हैं। सो देयर आर 36 एलिमेंट्स। इसके सैंपल स्पेस में पूरे 36 एलिमेंट्स आपको मिलते हैं। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप सब जानते हैं, आप लिख लीजिएगा। तो मान लो कि 500 के एक जोड़े को उछाला जाता है, तो बेटा 500 के जब एक जोड़े को हमने उछाला, ये हमको प्रतिदर्श समष्टि के एलिमेंट्स मिले। आगे और यादृच्छिक चर x 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग लिया जाता है। यादृच्छिक चर क्या लिया गया? 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग। तो x का माध्य या प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। आपको उस सिचुएशन पे x का माध्य या उसकी प्रत्याशा, माध्य कहें या प्रत्याशा कहें, बेटा दोनों चीजें सेम है, तो हम उसका माध्य या प्रत्याशा निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फिलहाल x का जिक्र किया गया है तो मैं उसको लिख देता हूं यादृच्छिक चर x क्या लिया गया है? 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग। 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग। 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग लेना ही हमारे यादृच्छिक चर की वैल्यूज होंगी। जो 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग होगा वही रियल वैल्यूज हमारे यादृच्छिक चर की होगी। तो आपको याद होगा मैंने बताया था यादृच्छिक चर के लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, क्वेश्चन में इसका जिक्र किया ही जाएगा और आप देख रहे हैं किया गया। अब यहां पर आप देखिए, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर्स में से एक लेक्चर में मैंने ऐसा करके आपको दिखाया था इसके कितने रैंडम वेरिएबल्स आपको मिलेंगे। तो मुझे शायद याद है कि उसमें मुझे 11 रैंडम वेरिएबल्स मिले थे। क्यों? मैं फिर से आपको बता दूं कि 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग अगर मिनिमम आप देखोगे कम से कम तो इसमें मिलेगा कितना? 2। 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग सबसे ज्यादा जो मिलेगा वो इसमें मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 6 and 6 अगर आप प्लस करेंगे 12 वैल्यू आएगी, 12 आपको मिलेगा। बाकी वैल्यूज उनके बीच में रहेंगी। तो मुझे वो यादृच्छिक चर भी चाहिए, मुझे वो उनकी प्रोबेबिलिटीज भी चाहिए। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यादृच्छिक चर के कौन कौन से मिलेंगे? तो मुझे यादृच्छिक चर 2 भी मिलेंगे। मुझे यादृच्छिक चर क्योंकि योग चाहिए 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक मिलेंगे। तो मैं शॉर्टकट में करता हूं, लंबा मेथड यूज नहीं करूंगा। सबसे पहले आप देखें कि प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, उस समय प्रोबेबिलिटी मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं जब x की वैल्यू कितनी होगी? 2। x की वैल्यू 2 होगी मींस 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना होगा? 2 के बराबर। अब आप ये सोचिए कि क्यों इन एलिमेंट्स में से किन एलिमेंट्स में ऐसा होगा कि 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 2 होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक एलिमेंट होगा 1,1। इस एलिमेंट में आपको 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग जो मिलेगा वो 2 मिलेगा। आप देखें इसके अलावा यहां कोई और बेटा एलिमेंट नहीं होगा। आप अच्छे से देख लें, कोई और एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा जिनके एलिमेंट्स का सम 2 मिलेगा आपको। ऐसा कोई और एलिमेंट नहीं होगा आपका। तो इसकी प्रायिकता अब आप देखें टोटल कितने एलिमेंट्स थे बेटा? टोटल एलिमेंट्स है हमारे पास 36। उनमें से कितने एलिमेंट है जिनमें x की वैल्यू 2 है? तो आंसर है 1 केवल। तो उस समय प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? उस समय प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। 1/36 जब x की वैल्यू 2 होगी। कब होगी? 1 पे केवल x की वैल्यू 2 होगी। तो केवल एक एलिमेंट हमारे अनुकूल है। तो अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां।
दिया, प्रोबेबिलिटी आ गई। अब जब x की वैल्यू 3 है, मीन्स जब हमारा यादृच्छिक चर 3 के बराबर है, तो जब यादृच्छिक चर 3 के बराबर है, कितनी जगहों पर ऐसा है कि हमारा यादृच्छिक चर 3 के बराबर है? सोचिए। तो बेटा एक कंडीशन तो 1,2 में मिलेगी, देखो जोड़ करके 3 आएगा, और एक कंडीशन आपको 2,1 पर भी मिलेगी। दो कंडीशन ऐसी होगी, और किसी भी एलिमेंट के नंबर्स का सम आपको 3 नहीं मिलेगा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? फिर से वही हमारा रूल है, हमने पूछा कुल कितने एलिमेंट्स हैं, तो कुल एलिमेंट्स 36 हैं। यहां पर ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिनका सम 3 आता है? तो आंसर है केवल 2 एलिमेंट ऐसे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/36। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 4, जब x की वैल्यू 4 होगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तब प्रोबेबिलिटी होगी उस समय कौन कौन से एलिमेंट में x की वैल्यू 4 आएगी? तो एक जगह 1,3 पर भी आएगा, 2,2 पर भी 4 आएगा, और 3,1 पर भी 4 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? तो टोटल एलिमेंट कितने हैं? 36। कितने एलिमेंट ऐसे जिनका सम 4 के बराबर है? ओनली 3 एलिमेंट्स, 3/36। दिस विल बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 4 एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 5। सो प्रोबेबिलिटी हमको पता लगा नहीं, जब x की वैल्यू 5 होगी, कहां कहां पर x की वैल्यू 5 होगी? 1,4 पर, 2,3 पर, 3,2 पर, और 4,1 पर। इतनी जगहों पर x की वैल्यू 5 आएगी। आप सम करके देखें, सब में 5 आपको मिलेगा। तो कितने एलिमेंट हुए? 1, 2, 3, 4। दिस विल बी 4/36। ओके, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 6, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 6, जब x की वैल्यू 6 होगी। कितनी जगह ऐसी है जब प्रोबेबिलिटी, जब x की वैल्यू 6 होगी? 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1। इतने एलिमेंट्स बेटा हमारे सैंपल स्पेस में ऐसे होंगे जिनमें सबका सम आप देखिए 6 आ रहा होगा। कितने एलिमेंट्स में? 1, 2, 3, 4, 5। टोटल कितने हैं? टोटल है 36। हमारे फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5। तो 5/36 हो गया। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 7, 7 कब कब होगा आप उसको सोचिए। 1,6 पे भी 7 होगा, 2,5 पे भी 7 होगा, 3,4 पर भी 7 होगा, 4,3 पर भी 7 होगा, 5,2 पर भी 7 होगा, और 6,1 पर भी 7 होगा। अब क्या प्रोबेबिलिटीज होगी इनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आप देखें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? तो टोटल एलिमेंट्स आर 36। ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिनमें x की वैल्यू 7 है? 1, 2, 3, 5, 6 एलिमेंट्स ऐसे, 6/36। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। इसके बाद प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 8, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब x की वैल्यू 8 होगी। कितनी जगहों पर, कहां कहां x की वैल्यू 8 हो सकती है? मीन्स 500 पर प्राप्त संख्या का योग 8 हो सकता है। अब मैं उसका जिक्र करके दिखाता हूं। सबसे पहले 2,6 पर होगा, फिर 8 चाहिए आपको, 3,5 पर होगा, 4,4 पर होगा, 5,3 पर होगा, 6,2 पर होगा। इतनी जगहों पर जो आपका x होगा वो 8 के बराबर आपको मिलेगा। कितनी जगहों पर मिला? 1, 2, 3, 4, 5 जगहों पर ये आपको x की वैल्यू 8 देगा। तो 5/36 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी। नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 9 होगी जब x की वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कौन कौन से वो पॉइंट होंगे जहां पर इसकी वैल्यू 9 आएगी? तो एक तो आ जाएगी 3,6 पर, एक आ जाएगी 4,5 पर, फिर 5,4 पर भी होगी,
फिर 6,3 पर भी होगी। बस इतने एलिमेंट्स हमारे सैंपल स्पेस में ऐसे होंगे जिनसे हमें x की वैल्यू 9 मिलेगी। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 है अनुकूल परिस्थितियां और कुल कितने हैं? 36। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 10, उस समय प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए जब x की वैल्यू 10 हो। x की वैल्यू 10 कितने एलिमेंट्स में होगी और कहां कहां पर होगी, इसको मुझे फाइंड आउट करना है। तो एक तो होगी 4,6 पर 10 होगी, एक 5,5 पर भी 10 होगी और 6,4 पर भी 10 होगी। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा जिसमें x की वैल्यू 10 होगी। तो 3 एलिमेंट्स मिले। अब आप समझते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 3/36। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 कौन से एलिमेंट्स में मिलेगा आपको? तो आपको मिलेगा 5,6 पे भी मिलेगा और 6,5 पे भी मिलेगा। केवल 2 एलिमेंट्स हमारे सैंपल स्पेस में ऐसे होंगे जिनमें x की वैल्यू आपको 11 मिलेगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/36। ओके, नाउ लास्ट प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 नहीं सॉरी 12 जब होगा, सम 12 होगा, उस समय कितने एलिमेंट्स आपके पास ऐसे होंगे जब x की वैल्यू 12 होगी? आंसर है केवल एक एलिमेंट बेटा हमारे पास होगा जिसमें हमारा रैंडम वेरिएबल यानी कि 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 12 होगा। केवल इस एलिमेंट में होगा और कहीं नहीं मिलेगा मुझे। तो एक एलिमेंट मिला, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/36। आप देख रहे हैं हमने जितने भी रैंडम वेरिएबल्स मिले उन सब के संगत प्रोबेबिलिटीज भी फाइंड कर ली है। आप देखिए कितना बढ़िया से नंबर है। 136 सबके अपॉन में है। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ओके, अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको हटा करके इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करूंगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? देखिए इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रायिकता बंटन, अतः अभीष्ट प्रायिकता बंटन। अभीष्ट प्रायिकता बंटन के लिए मुझे यहां 11 बॉक्सेस बनाने रहेंगे। बना लेता हूं मैं इन्हें। इसमें से एक बॉक्स में मैं रैंडम वेरिएबल लिखूंगा x की वैल्यू और एक में मैं उसके संगत प्रोबेबिलिटीज लिखूंगा। यहां पर 2 रैंडम वेरिएबल आपको याद होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and the last one is 12। मिनिमम सम 2 मिला था, मैक्सिमम 12 मिला था। इनकी प्रोबेबिलिटी सभी बच्चों को याद होंगी। इसकी प्रोबेबिलिटी मिली थी मुझे 1/36। दिस was 2/36, it was 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, again 5/36, 4/36, 3/36। आपने जो नोट किया है आप वहां से देख सकते हैं। 2/36 and the last one is 1/36। These were the probabilities of the corresponding random variables। Okay, now I have to find the value of mean of a random variable। इसका मुझे मीन फाइंड आउट करना है। तो ये बड़ा आसान है मीन फाइंड करने के लिए। अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, यादृच्छिक चर का माध्य। यादृच्छिक चर का माध्य बेटा मैंने एक तरीका बताया। सिंबल क्या था? म्यू भी कर सकते हैं सिंबल और ई ऑफ एक्स भी कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ
रैंडम वेरिएबल, फॉर्मूला मैंने बताया सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई, सिग्मा एक्स आई मल्टीप्लाइड बाई पी आई, वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम एन एंड गोज अप टू एन। एक से स्टार्ट होके एन तक इसकी वैल्यू जाएगी, जहां तक ये होगा। क्या करना था आपको, मैंने इसको एक्सपेंड करके भी बताया था कि आप रैंडम वेरिएबल लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करवाते जाइए और सबको ऐसा करके ऐड कर दीजिए। देखिए रैंडम वेरिएबल 2 और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/36, सो 2 will be multiplied by 36 plus 3 is multiplied by 2/36 plus 4 is multiplied by 3/36 plus 5 is multiplied by 4/36 plus 6 is multiplied by 5/36, 7 को 6/36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/36 प्लस 8 को 5/36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/36 प्लस 9 इज मल्टीप्लाइड बाई 4/36 प्लस 10 is multiplied by 5/36 plus 11 is multiplied by 4 के बाद 3 आ जाएगा यहाँ पर एंड 3 के बाद 2 आ जाएगा, 2/36 प्लस 12 is multiplied by 1/36। तो आपने देखा हमने रैंडम वेरिएबल्स लिए और उनके संगत प्रायिकताओं को गुणा करा दिया और जोड़ दिया। टोटल 11 टर्म्स होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कैलकुलेट कर लीजिए, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। 2/36 प्लस 3 2s are 6/36 प्लस 4 3s are 12/36, 5 4s are 20/36, 6 5s are 30/36, 7 6s are 42/36 plus 8 5s are 40/36, 9 4s are 36/36 plus 10 3s are 30/36 plus 11 2s are 22/36 plus 12 1s are 12/36 and now I have to add them। अब मुझे इन सबको जोड़ देना है, तो जोड़ देते हैं। देखिए क्या मिलेगा, सबका डिनोमिनेटर तो बेटा सेम है, न्यूमरेटर जोड़ दीजिए। 2 6 8 और 12 20 और 20 40 30 70 और 42 112 और 40 ये हो जाएंगे 152 यहां तक आया। इसके बाद 36 और 30 66 लिख लिया इन दोनों का, फिर इन दोनों का हमने लिख लिया 34 जोड़ देते हैं। 2 6 8 4 12 कैरी 1 5 1 6 6 12 3 15 कैरी 1 and 1 2 252। तो इसका सम हुआ 252/36। अब इसको और सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसको आप सॉल्व करेंगे 36 से, 6 से पहले कैंसिल कर देते हैं, 6 6 are 36, इसको कैंसिल करेंगे, 6 4s are 24 कैरी 1 6 2s are 12, 6 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 7s are 42। It means the mean of the random variable or expectation of the random variable will be 7. So this will be the mean of random variable or expectation of random variable। ये हमारे random variable का माध्य निकल करके आया। कितना माध्य होगा, 7 इसका माध्य रहेगा। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 27 है। एग्जाम्पल नंबर 27 का आंसर 7 मिलेगा। और आपने समझा कि किस तरह से हम रैंडम वेरिएबल का माध्य निकालते हैं, उसका मीन निकालते हैं। इसके बाद जब हम और आगे चलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में, अब आज हम इतना ही रखेंगे,
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यादृच्छिक चर का प्रसरण कैसे फाइंड करते हैं, मानक विचलन कैसे फाइंड करते हैं। तो हमें किसी भी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस कैसे फाइंड करना है, उसका प्रसरण कैसे फाइंड करना है, ये भी हम देखेंगे। किसी रैंडम वेरिएबल का मानक विचलन कैसे फाइंड करना है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करना है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इन सबको स्क्रीनशॉट ले लिया करें, देखिए, तो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट ये जो हमारा वेरिएंस है, प्रसरण, और जो हमारा मानक विचलन है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।